अब हम लोग देख रहे हैं, तीन डिफरेंट केस के बारे में बात करेंगे। नहीं, जब स्ट्रेट कंडक्टर से करंट जाएगा तब, लूप में करंट जाएगा तब, और एक सोलेनॉइड में मतलब हेलिकल वायर में करंट जाएगा तब। ये पहला वाला है, आसान वाला है। देखो, इतना तो समझ में आ गया कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट जाएगा तो कंडक्टर मैग्नेट के जैसे एक्ट करेगा, और अगर स्ट्रेट है तो अपने आसपास में क्या करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। यही होगा ना? ध्यान से बात समझो। अगर जब देखा गया, ध्यान से, ये हो गया वायर और इसमें जा रहा है क्या, करंट, ठीक है। अब कंपास को वैसे ही, अब अपना हाथ में कंपास को कहीं रख के चेक कर दो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, देखा गया ये कि अब हम इसके डिफ्लेक्शन से पता कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या ज्यादा है। अगर ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये सब ऑप्शन है सर, कौन है? ठीक, चलो बेटे। हाँ, हम यहाँ पे देखे थे कि जब ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब क्या, ज्यादा फोर्स लग रहा है, और कम डिफ्लेक्ट हो रहा है क्या मतलब क्या, कम फोर्स हो रहा है। तो जब देखा गया, देखो करंट में हम अपना से तो करंट का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे करके। अच्छा, एक बात का लिखवाए थे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। यूनिट तो टेस्ला होता है, तो पता है। तो ध्यान से कि जब जब देखा गया कि अभी दोनों के बीच में, चलो मान लो कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम R बोलते हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, R, और ये हो गया वायर जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान से, तो देखा गया कि जब वायर में करंट को, अब ये इतना ही डिस्टेंस पर है, लेकिन जैसे जैसे वायर में करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे इसमें वायर में करंट का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ रहा है तब ना डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि मैग्नेटिक, किसी स्ट्रेट वायर में जो करंट जा रहा है उसके द्वारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा, और करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, करंट के, क्या, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और दूसरा देखा गया कि अगर हम इसको फिक्स कर दें, अब पहले डिस्टेंस फिक्स था और इसको घटा बढ़ा के देख रहे थे, तो करंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है, करंट का वैल्यू घट रहा है तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है कि घट रहा है। जीरो तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिहेव कर रहा है। और अगर रेडियस के बारे में बात करें तो हम करंट को फिक्स कर दिए हैं, अब इसको घटाना बढ़ाना है, मैंने डिस्टेंस को घटाना बढ़ाना है। ठीक है, तो जब कंडक्टर से इसके करीब ले, ई फिक्स है, करंट घट या बढ़ नहीं रहा है, तो जब इसके करीब ले आया जा रहा है तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो रहा है, और करीब और ज्यादा डिफ्लेक्शन, और करीब और ज्यादा डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? जब नजदीक आ रहा है, जब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा। और जब दूर लेके जा रहे हैं तो अगर इतना डिफ्लेक्शन यहाँ पे है तो कम हो रहा है, और दूर और कम, और दूर और कम, और दूर और कम। तो जब डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिफ्लेक्शन घट रहा है। डिफ्लेक्शन घट रहा है मतलब मैग्नेटिक फोर्स कम लग रहा है। तो उल्टा बिहेव करेंगे, दूरी ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम, और दूरी कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, माने मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना? तो अगर कंपास है या कोई भी अगर हम चीज रखें, टेस्टर रखें टेस्ट करने के लिए, तो वायर से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बात एक हम ध्यान में रख लो। एक मिनट रुक तो मौका दिया जाएगा लिखने के लिए, धागा मुके नहीं। चलो बात समझो। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम। और दूसरा ठीक नहीं है,
हाँ, ये तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम और नजदीक आने पर ज्यादा। तो दोनों मिला के हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है I बाई आर के, मतलब करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक फॉर्मूला होता है, वो तुम लोग को भी नहीं पढ़ना है, मैग्नेटिक फोर्स का, मतलब मैग्नेट के द्वारा लगा हुआ फोर्स का, F इज इक्वल टू बी आई एल। ध्यान से बात समझो, अभी जरूरी इसका बस यूनिट बताने के लिए। F का मतलब वही फोर्स, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब करंट और L का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ। तो अभी हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ना यूनिट निकालना है। ध्यान से बात समझो, ये तो पता ही है कि हम लोग ऐसे टेस्ला यूज करते हैं, पर एक टेस्ला के बारे में अगर बात की जाए MKS सिस्टम में, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, ये दोनों इधर आ जाएगा तो B इज इक्वल टू F बाई I इंटू L हो जाएगा, नहीं होगा क्या? चल, अब इसके बाद देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और करंट क्या होता है, एम्पियर, और लेंथ क्या होता है, मीटर, यही होता है ना। तब यहां से क्या आ गया, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो वही से तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं टेस्ला से। नहीं, मतलब क्या हुआ कि एक टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या इसी को 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ये बस याद रख लेना, ये बस याद करने के लिए कि एक टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी होता है और ये भी होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और वहीं अगर हम ये न्यूटन को इनकेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वहां से डिनोट कर सकते हैं, तो और भी अलग आ सकता है। अच्छा, सीजीएस में गॉस भी बोलते हैं, क्या? गॉस। तो एक टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। एक टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो ये सब कुछ बात है, मे बी एमसीक्यू में आ जाए, बिहार बोर्ड के या सीबीएसई के, तो फिर यहाँ से क्या होगा कि बन जाएगा। आगे जरूरत पड़ेगा तो इसको कन्वर्ट कर भी सकता है। सब कर दे क्या? अच्छा, इसको लिखो सब। यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1 न्यूटन, एक मिनट को, पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई एम्पियर मीटर है, 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर, मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पे केजी पर एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर इतना आ रहा है, केजी पर एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसको उतार लो। अभी हम लोग देख रहे हैं लोग राइट एंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट, अभी मतलब पता ये करना था कि जब एक स्ट्रेट वायर में जब करंट कैरी करेगा, तो ये वायर के चलते, मतलब ये करंट कैरी करने के चलते वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग किस चीज से निकालते हैं, लोग राइट हैंड थंब रूल से। अगर हम लोग अपने हाथ को ये कुछ इस तरीके से, जैसे कि थम्स अप कर रहे हैं ना, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें, जो अगर थंब का डायरेक्शन को रखेंगे हम लोग करंट के डायरेक्शन में, जो फिंगर का कर्ल है, उंगली का घुमाव, वो देगा हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके मान लो कि ये वायर में करंट किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अगर हम करंट के डायरेक्शन में थंब रखें तो उंगली से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो कुछ
ये डायरेक्शन में क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसके चारों तरफ नीचे से ऊपर जाएगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर वही उल्टा, अगर वायर रहता है ऐसे और करंट नीचे की तरफ जाता है, तो थंब को हम नीचे की तरफ करते हैं, जब नीचे की तरफ करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो ये पता चलता है किस चीज से, राइट हैंड थंब रूल से।